सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहां हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg, इसे आपने ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। बॉल आके टकराती है ग्राउंड से और राइज करती है टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हमें बताना है कि जो इंपल्स इंपार्टेड होगा टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड वो क्या हो जाएगा। तो देखो यार, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है। लेट अस से दिस इज ग्राउंड और यहां से बॉल आकर के क्या करती है, टकराती है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। बॉल को आपने यहाँ पे ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। नाउ लेट अस से 40 मीटर फॉल करने के बाद बॉल आके टकराती है विद स्पीड ऑफ v1 जो कि नीचे की ओर होगी। नाउ नीचे की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ जे कैप बोल देंगे और ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव जे कैप। ओके, नाउ जब बॉल उठती है तो बस 10 मीटर की हाइट तक जा पाती है। तो लेट अस से ये v2 स्पीड के साथ यहां से उठती है ऊपर की ओर और पहुंच जाती है कहां पे, टू हाइट ऑफ 10 मीटर। नाउ यहां पे हम क्या कर सकते हैं, v1 की वैल्यू की बात कर सकते हैं। तो v1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो डायरेक्शन की बात करें तो नीचे की ओर थी, तो यहाँ पे साथ में आप क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ जे कैप। तो ये बन जाता है आपका v1 वेक्टर। सिंपली इसकी वैल्यू फिट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा v1 वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ g विच इज 9.8 इंटू 40। दिस इज अलॉन्ग माइनस ऑफ जे कैप। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आपको मिल जाता है v1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस विल बी 28 और ये माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर। नाउ आ जाइए अब यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि बॉल जब उठेगी यहाँ पे v2 स्पीड के साथ तो 10 मीटर की हाइट तक जा पाती है, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच करके वापस से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट जो आपका v2 होगा इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू इस बार जो हाइट उठा है 10। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करो तो देखो ऊपर की ओर है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं प्लस जे कैप। नाउ सिंपली जी की वैल्यू फीड कर लेते हैं यहाँ पे विच इज 9.8, तो मिल जाता है आपको अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 अलॉन्ग पॉजिटिव जे कैप। तो देखो यार कितना आ जाता है, इसे इवैल्यूएट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस विल बी 14 जे कैप पॉजिटिव। ठीक है, अब पूछा क्या था हमसे, इम्पल्स इम्पार्टेड। तो हम जानते हैं जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स आपका जो है वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। नाउ चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा आपका इम्पल्स इज सिंपली इक्वल टू मास ऑफ द बॉल विच वाज 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाय आपका जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है विच इज 14 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो क्या था, माइनस ऑफ 28 जे कैप। ओके, तो चलो यार देखो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो आपका इम्पल्स इम्पार्टेड विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू, नाउ ऐड कर लो इनको, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा 42 जे कैप। सो आपका जो इम्पल्स आ जाएगा यहाँ पे इट विल सिंपली बी इक्वल टू 21 जे कैप। केवल मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करते हैं तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 21 न्यूटन सेकेंड विच इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है 21 न्यूटन सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी जिनका मास सेम है और ये क्या करती है, इनकी कोलिजन होती है कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। अब क्या होता है ना कि कोलिजन के पहले बॉडी ए की वेलोसिटी आपको दे रखी है v1 और बॉडी बी जो थी वो कोलिजन के पहले रेस्ट पे थी। कोलिजन के बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो सिस्टम होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। सो हमें बताना है रेशो v1 इज टू v2 क्या हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। सो वी विल कंसिडर द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करें तो बॉडी नंबर ए था आपके पास और बॉडी नंबर बी था, दोनों के मास क्या है, सेम है। सो लेट अस से दोनों का मास हो जाता है m and m ईच। नाउ दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन आपकी बॉडी बी जो थी वो रेस्ट पे थी और बॉडी ए जो थी वो मूव कर रही थी लेट अस से वेलोसिटी v1 के साथ इस प्रकार से। अब क्या होता है ना, इनकी टक्कर जो होगी वो कैसी हो रही है आपकी, कंप्लीटली इनइलास्टिक, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। उसमें क्या हो जाता है, बॉडीज जो है वो टक्कर होने के बाद क्लब हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती है ना, एक बॉडी बन जाएगी आपकी यहाँ पे। तो उसका मास क्या बोल देंगे हम, लेट अस से 2m। नाउ इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है v2।
तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, v1:v2 निकालना चाहते हैं। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं, क्योंकि आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी प्रकार के कोलिजन के लिए हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सो हम बोलेंगे जो आपका मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, वही आपका मोमेंटम हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या था, सिस्टम आपका देखो दो चीजों से कंप्राइज करता है, ए और बी। तो ए के लिए अब लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन विच इज m इंटू v1, और बी के लिए क्या हो जाएगा m इंटू 0, क्योंकि बी बॉडी तो रेस्ट पे थी। फाइनली टक्कर के बाद क्या हो जाता है, दोनों बॉडी क्लब हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उनका मास कितना हो गया 2m, और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी है v2। तो फर्दर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv1 इज इक्वल टू 2m इंटू v2। So the ratio v1 upon v2 will simply be equal to 2 upon 1. So हमारा रेशियो आ जाता है 2:1, जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। So ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इट इज वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक शेल था जिसका मास था m, और वो इनिशियली रेस्ट पे था। अब क्या होता है, ये शेल जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है, इसके 3 फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं जिनके मास होंगे इन द रेशियो 2:2:1। आपसे बोला जा रहा है जो फ्रैगमेंट इक्वल मासेस के हैं ना, वो आपके क्या कर रहे हैं, फ्लाई ऑफ कर जा रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद स्पीड v ईच। नाउ आपको बताना है कि जो आपका लाइटर फ्रैगमेंट होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ओके तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की होगी कि आपका जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, ये शेल जो था इसका मास m था और ये आपका रेस्ट पे था। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं जिनका मास का रेशियो आपको दे रखा है 2:2:1। सो लेट अस से जो 2 इक्वल मासेस के फ्रैगमेंट होंगे ना, उनका मास हो जाएगा कितना, 2m/5 एंड 2m/5। नाउ ये दोनों जो टुकड़े हैं इक्वल मासेस के, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग फ्लाई ऑफ कर जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ v एंड v ईच। नाउ जो आपका क्या हो जाएगा, लाइटर फ्रैगमेंट होगा, उसका मास कितना हो जाएगा m/5, और इसकी स्पीड है मान लीजिए v' जो कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मास का रेशियो था 2:2:1, तो आपने कुछ इस प्रकार से मास को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो यार, हमको पता है कि आपका जब एक्सप्लोजन होगा सो इट विल हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरनल फोर्सेस ओनली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो काम करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0 एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। ओके नाउ तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, सो आपका जो मोमेंटम रहेगा जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन वो सेम रहेगा। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो गया। अब ध्यान से देखो, इनिशियली जब आपका एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तब तो आपका स्पीड 0 था यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट पे था आपका शेल, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 0, तो फाइनल मोमेंटम भी आपका 0 होना चाहिए। ओके तो चलो आ जाओ यहाँ पे। सो अब हम बात कर लेंगे कब की, जब आपका एक्सप्लोजन जस्ट हुआ है, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। सो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन देखिए यहाँ पे आपके जो 2 इक्वल मासेस के आपके जो फ्रैगमेंट होंगे उनके लिए मोमेंटम लिख लेते हैं हम लोग। तो आप देखो इस वाले मास का मोमेंटम जो होगा वो इधर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2m/5 इंटू स्पीड v। और जो ये वाला फ्रैगमेंट है इसके लिए मोमेंटम जो होगा उसका डायरेक्शन आ जाएगा ऊपर की ओर, विच इज 2m/5 इंटू v एज वेल। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो इनका रिजल्टेंट क्या बिल्कुल बीचों बीच में आना है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है आपके इनके, इसलिए। और देखो क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे थे तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ 2mv/5। ठीक है ना। लेकिन यार हमको तो एक बात पता है कि फाइनली मोमेंटम क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, यहाँ तो मोमेंटम बच रहा है। तो इनफैक्ट ये जो मोमेंटम निकल के आया ना, इसे क्या करेगा, जो m/5 का मोमेंटम होगा वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देगा। सो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m/5 के मोमेंटम को आना पड़ेगा इस वाली डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m/5 इंटू v'। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मोमेंटम जो है इस वाले मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देगा, तभी तो आपका फाइनल मोमेंटम 0 हो पाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर मोमेंटम फाइनल टू बी इक्वल टू 0, आपका जो होगा ना m/5v' इट शुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 2mv/5। सो देखो कैंसिल आउट कर दो यहाँ से m से m को, 5 से 5 को, सो आपकी v' की वैल्यू निकल के आ जाती है 2√2 टाइम्स ऑफ v। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है 2√2 टाइम्स ऑफ v। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर।
तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक रॉड है जो कि नेग्लिजिबल मास की है और उसकी लेंथ है 10 मीटर। अब इस रॉड की दो एंड्स पे हम ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें बताना है कि जो आपका सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द 10 kg मास। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो लेट अस से यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, रॉड आ जाता है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 10 मीटर। यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हो एक बॉडी, लेट अस से बॉडी नंबर 1 जो कि क्या है 10 kg की है, और यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हो बॉडी नंबर 2, लेट अस से वो आपकी कितने की है 20 kg। ठीक है, अब देखिए यार हमें एक कंसेप्ट पता है कि अगर आप क्या करते हो, दो मासेस को एक कनेक्ट करते हो लाइन से, है ना, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है ऑन द लाइन जॉइनिंग देम। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन पे आएगा। सो लेट अस से यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। सो आई कैन से ये जो दूरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाती है लेट अस से R1 और ये दूरी हो जाती है आपकी R2। हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, हमें R1 डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास से 10 kg के मास की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम जानते हैं काफी आसानी से एक फॉर्मूला होता है दैट R1 इज सिंपली इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ, जो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगी आपकी 10 मीटर। चलो वैल्यू फीड कर लेते हैं इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं जो R1 होगा आपका इट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर। सो आप देखो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाता है R1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। सो द वैल्यू ऑफ R1 फ्रॉम हियर इज सिंपली 20/3 मीटर। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल जाता है 20/3 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा सही आंसर। सो यहां हमसे बोला गया है कि एक बॉल जिसका मास 0.15 kg है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो जाकर के ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है और रिबाउंड कर जाती है टू द सेम हाइट। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल क्या हो जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट अस से ये है ग्राउंड और आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब जब ये h हाइट से नीचे आ जाएगी ना, तब यहाँ पे जमीन पे आके स्ट्राइक करेगी, लेट अस से इसकी वेलोसिटी हो जाती है v नीचे की ओर। अब क्योंकि नीचे की ओर वेलोसिटी है तो इसे नेगेटिव भी मान लेते हैं हम लोग। नाउ इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि रिबाउंड कर जाएगी सेम हाइट तक। तो सेम हाइट तक जब ये रिबाउंड करके जाएगी तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। नाउ क्योंकि देखो ये सेम हाइट तक रिबाउंड कर गई है तो जिस वेलोसिटी के साथ ये उठी होगी ना वो भी आपकी क्या हो जाएगी, v ही हो जाएगी जिससे आके जमीन पे टकराई थी। बट ये वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव v। क्लियर। नाउ देख लो यार यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो v होगा आपका वेलोसिटी इट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2gh। वैल्यू फीड करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 10। ओके, नाउ यहां से देखो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 10√2 विच कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1.4। सो यहां से आपकी वेलोसिटी जो है उसके वैल्यू हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात चल रही थी इंपल्स निकालने की, तो हम जानते हैं इंपल्स क्या हो जाता है आपका चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड वाइज हम बात करें तो जो इंपल्स होगा इट विल बी इक्वल टू मास विच इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी फाइनली ऊपर की ओर है तो ये आ जाएगी आपकी प्लस 14 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देखो नीचे की ओर थी तो क्या लिख देंगे उसको, माइनस ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज 28, तो इंपल्स हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 28। फर्दर सॉल्व करो तो इंपल्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए तो मार्क कर लेते हैं इसको ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाता है 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम को देखिए जो 2020 में आया था। अभी देखो कुछ ही समय पहले हमने ना 2022 का एक प्रॉब्लम किया था, एग्जैक्टली वो का वही क्वेश्चन है ये, है ना, केवल आपका क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीटेड वे में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक आपकी रिजिड रॉड है जिसकी लंबाई है 1 मीटर और इसका नेग्लिजिबल मास है। अब हमने क्या किया है, इस रॉड के दोनों एंड्स पे दो पार्टिकल जिनका मास 5 kg एंड 10 kg है उन्हें कनेक्ट कर दिया है। हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास से 5 kg के पार्टिकल की कितनी दूरी होगी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। सो लेट अस से ये क्या है, आपकी रॉड है जिसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर।
अब ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में थे, तो हम क्या कर देते हैं 1 मीटर की प्लेस पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिए हैं, दो पार्टिकल्स को कनेक्ट कर दिया है, एक का मास है 5 kg और जो दूसरा है उसका मास है आपका 10 kg। लेट अस से दिस इज योर पार्टिकल नंबर 2 एंड दिस इज योर पार्टिकल नंबर 1। अब हमको पता है कि अगर 2 पार्टिकल सिस्टम के हम बात करते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग पे कहीं लाई करता है। सो मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम। सो ये वाली जो दूरी है इसको हम नाम दे देते हैं R1, जो कि आपको निकालनी है यहाँ पे, और ये दूरी है लेट अस से R2। सो जो फॉर्मूला होता है R1 का वो क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ, जो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू फीड करके क्या मिल जाता है आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। ओके, फर्दर जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है द वैल्यू ऑफ R1 एज सिंपली इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, इसे 5 से सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 200/3। ओके, सो जो डिस्टेंस होगी R1 इट इज 200/3 विच कैन बी रिटन एज 67 सेंटीमीटर। सो मार्क कर लिया जाए ऑप्शन में, तो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है 67 सेंटीमीटर विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि एक बॉडी A है जिसका मास है 4m, ये मूव कर रही थी स्पीड u के साथ और जाकर के टकरा जाती है बॉडी B के साथ जिसका मास 2m था और वो रेस्ट पे थी। अब क्या होता है कि जो कोलिजन है ना आपका वो हेड ऑन इलास्टिक है। नाउ क्या है आपको बताना है यहाँ पे, जो कोलिजन के बाद फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस होगा बाय बॉडी A वो क्या हो जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे सिचुएशन समझिए, पहले कुछ इस प्रकार की सिचुएशन थी, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये बिफोर कोलिजन वाली स्थिति है और ये आपका कंडीशन है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, नाउ कोलिजन के तुरंत पहले, जस्ट पहले आपका क्या था, एक बॉडी A था जिसका मास कितना है 4m, बॉडी B है जिसका मास है 2m। अब बॉडी B जो था ना वो रेस्ट पे था, तो हम बोल देंगे इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, u2 इज इक्वल टू 0, लेकिन A बॉडी मूव कर रही थी विथ स्पीड u1 इज इक्वल टू u के साथ, और ये बॉडी जाकर के टकरा जाती है बॉडी B से। नाउ लेट अस से टक्कर के बाद ना आपका क्या हो जाएगा, बॉडी नंबर A का जो स्पीड है वो हो जाता है v1 और बॉडी नंबर B का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाता है लेट अस से v2। हमारा सारा फोकस इस क्वेश्चन में रहेगा बॉडी नंबर A पर, क्योंकि हमें उसी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है उसका फ्रैक्शन आपको निकालना था। सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉडी A के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है बॉडी A के लिए, इट विल बी इक्वल टू 2mu का स्क्वायर। ठीक है, इसे फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन निकालने के लिए आपकी स्पीड तो पता होनी चाहिए ना, कोलिजन के बाद कितनी हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉडी A के लिए स्पीड निकाल लेंगे आपकी कोलिजन के बाद में। सो यदि हम बात करें फॉर्मूले की तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल बी v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर। अब देखो यार यहाँ पे वैल्यू फीड करना चालू करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो जो आपका u2 का वैल्यू है, u2 का वैल्यू तो आपका क्या है 0 है, तो पूरा का पूरा टर्म ही आपका क्या बन जाता है 0 बन जाता है। सो केवल आपके पास क्या बच जाएगा, v1 इज इक्वल टू 4m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई u1 विच इज सिंपली u। तो देखो यार यहाँ से आपका v1 का वैल्यू क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से आपके v1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 6m मल्टीप्लाइड बाई u। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके v1 का वैल्यू निकल के आ जाता है इज इक्वल टू u बाई 3। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये आपकी क्या हो जाती है, बॉडी A के लिए स्पीड हो जाती है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। बॉडी A की जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनली यानी कि कोलिजन के बाद वो हो जाएगी हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। सो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनली मिल जाएगी एज इक्वल टू 2/9 mu स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ A। ओके,
तो यहाँ देखो लॉस की जब बात कर रहे हैं फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि लॉस की बात कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे वैल्यू फीड कर दो, तो यहाँ आप देख पाओगे कि ये आपका बन जाता है, इट विल बी 2mu स्क्वायर माइनस 2/9 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mu स्क्वायर। तो देखो mu स्क्वायर को थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हो। सो यहाँ पे अंत में आपको मिल जाता है, इट विल बी 18 माइनस 2 विच इज 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ जाएगा आपका 9 इंटू 2 दैट इज 18। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपका जो रेशो है वो निकल के आ जाता है यहाँ पे 8/9। सो द फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना आ जाता है, 8/9। ऑप्शन में देख लो अगर, तो आप देख पाओगे कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है 8/9। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक जिसका मास m है वो स्पीड v से मूव करते हुए जाता है और एक दूसरे ब्लॉक जिसका मास 4m है उससे जाकर के टकरा जाता है। जो ब्लॉक 4m का था वो स्टेशनरी था इनिशियली। अब क्या होता है, टक्कर के बाद जो आपका लाइटर ब्लॉक है यानी कि मास m वाला ब्लॉक वो आपका रेस्ट पे आ जाता है। तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, देखिए। सो लेट अस से ये आपका सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। यहां पे आपका क्या था, ब्लॉक मास m का था, ये आपका मूव कर रहा था विथ स्पीड ऑफ v। जो आपका दूसरा ब्लॉक था जिसका मास था 4m, ये आपका रेस्ट पे था। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी u2 इज इक्वल टू 0। लेट अस से ये बॉडी 1 है आपका और ये बॉडी 2 है। नाउ आफ्टर कोलिजन की यदि हम बात करते हैं तो आफ्टर कोलिजन हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका लाइटर मास था वो रेस्ट पे आ गया, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और जो आपका हैवियर मास है लेट अस से 4m का, उसकी स्पीड हो जाती है v2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है हमको। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लोगे। तो हमें पता है कि जो आपकी स्पीड हो जाती है टक्कर के बाद v1, उसका वैल्यू हो जाएगा m1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस e मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। नाउ एक चीज देखो यहाँ पे यार, u2 का वैल्यू तो आपको क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। तो ये जो आपका सेकंड वाला टर्म है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो केवल आपका ये टर्म बच जाएगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं v1 का वैल्यू भी हमको पता था, v1 का वैल्यू कितना है, देखो 0। इट विल बी इक्वल टू m1 यानी कि m माइनस e टाइम्स ऑफ m2 विच इज 4m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस 4m मल्टीप्लाइड बाई u1 जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लो, v है। सो देखो यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई जब इसे आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा mv इज इक्वल टू e मल्टीप्लाइड बाई 4mv। नाउ mv से mv को भी कैंसिल आउट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ e फ्रॉम हियर इज सिंपली कमिंग आउट टू बी 1/4, जिसको आप लिख सकते हो 0.25। तो मार्क कर लिया जाए ऑप्शन में। तो आप देखो यार ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है 0.25। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो चलिए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो स्टेटमेंट नंबर ए में आप देखो क्या बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बॉडी का वो हमेशा कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है और जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या कर जाती है, आपकी कोइंसाइड कर जाती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया है अर्थ सरफेस के ऊपर और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यानी जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो थी वो आपने अर्थ की सरफेस पे जो रखी है वो क्या थी, एक बहुत ही एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट थी और वर्टिकली आपने उसको प्लेस कर रखा है। यानी कि वहां पे आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट होने के कारण जैसे जैसे ऊपर जाओगे सरफेस ऑफ अर्थ से तो जी की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि किसके अंदर आ गई, वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि आपकी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसाइड नहीं करते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना वो कहीं थोड़ा नीचे लाई करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास।
ओके लेकिन लाइव फिर भी वो क्या करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में ही करेंगे। क्या बात समझ गए आप लोग? सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए बोला गया था दैट वाज नॉट करेक्ट। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कॉन्साइड नहीं करते हैं, दे कॉन्साइड ओनली फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं। सो अगले स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क बॉडी पे 0 होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख लो, ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए आपने सिचुएशन बनाई थी यहीं पे देख लेते हैं। सो देखो यार, अगर हम बात करें इस सिचुएशन में अगर mg यहां से लगेगा, ओके तो आप देखो यार, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि हम बात करते हैं टॉर्क की बिकॉज ऑफ mg यानी ग्रेविटेशन के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपकी r की वैल्यू क्या है, 0, और हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आपका r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो देखो यार, यहाँ पे f वेक्टर तो था mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन कोई सेपरेशन ही नहीं था आपका। यहाँ पे r वेक्टर की वैल्यू 0 थी, तो आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ mg अबाउट सेंटर ऑफ मास इस सिचुएशन में आपका क्या हो गया, 0 हो गया। फिर बात आती है, देखो कभी ऐसी सिचुएशन हुई तब क्या होगा, तो चलो देख लेते हैं। तो जो mg का फोर्स होता है ना, वो काम किधर से करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से काम करता है, नीचे की डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में देखो आपका mg का फोर्स लगेगा नीचे की ओर, लेकिन वो एक्ट करेगा कहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इस सिचुएशन में जब आप क्या करोगे, टॉर्क निकालोगे बिकॉज ऑफ mg अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो भी वो 0 ही आएगी। वाई? बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो mg है उसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें तो वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू गुजरेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो r परपेंडिकुलर था, ओके वो क्या हो जाता है, 0। अब r परपेंडिकुलर 0 हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका टाउ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो हम बोल सकते हैं कि जो mg यानी कि ग्रेविटेशन के कारण जो टॉर्क होगा वो हमेशा ही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका आने वाला है 0। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट में सही इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको। अब आ जाओ सी को चेक कर लो। तो सी में बात की जा रही है कपल के लिए। सो बेसिकली कपल क्या होता है वो हम समझेंगे, लेकिन ये बोल क्या रहा है, देखो पहले, एक कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन रोटेशनल बॉडी, सॉरी A couple on a body produces both translational and rotational motion in a body। तो चलो चेक कर लेते हैं कपल होता क्या है। सो कपल की यदि हम बात करें, सो लेट अस से कोई एक बॉडी है इस प्रकार से, तो इस पे यदि हम बात करें कपल फोर्स की, तो वो कैसे लगेगा, आपके दो फोर्स होने चाहिए जो कि इक्वल हो मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट हो डायरेक्शन में, साथ ही साथ उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है जिस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, और इस वाले फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसकी, ये वाली जिसके अलोंग ये एक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों के लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। सो ऐसे फोर्सेस का पेयर जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम कपल। सो देखो कपल क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपका कपल जो है ना, उसके कारण आप देखोगे यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। ओके, मतलब आपका ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होगा, सो हम बोलेंगे नो ट्रांसलेशन। लेकिन देखो यार यहाँ पे आपका टाउ नेट जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोटेशन होगा, रोटेशन विल हैपन। ओके, सो हम बोलेंगे कि कपल जो हो गए है ना, कपल के कारण आपका ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मोशन होता है। सो यहाँ पे बोल रहा था कि आपका ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन दोनों होगा, सो स्टेटमेंट भी आपका सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। नाउ लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे हमसे बात की जा रही है रिगार्डिंग द मैकेनिकल एडवांटेज। हमसे बोला जा रहा है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल एफर्ट से आप क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो लार्ज लोड को। तो चलो इसको समझ लेते हैं। सो हम जानते हैं कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज सिंपली लोड अपॉन एफर्ट। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, लोड अपॉन एफर्ट इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हो जाता है लोड आपका ग्रेटर देन एफर्ट होगा, इसका मतलब आप कम एफर्ट लगा कर ही, ओके, कम एफर्ट लगाकर भी आप लार्ज लोड को लिफ्ट कर सकते हो। सो ये स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। सो आप देखोगे यार, दो स्टेटमेंट ठीक है इसमें और दो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन गलत है। सो आप बोल सकते हो कि जो स्टेटमेंट नंबर बी है और स्टेटमेंट नंबर डी है उसमें आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। सो ऑप्शन में चेक करो तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है बी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनका मास m एंड 5m है और उनकी रेडियाई है आपकी r एंड 2r रेस्पेक्टिवली। इन्हें रिलीज कर दिया जाता है फ्री स्पेस में जब इनिशियली इनका सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स कितना था आपका, 12r था।
अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। तो आपको बताना है कि जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा स्मॉलर बॉडी के द्वारा जस्ट बिफोर कोलिजन वो कितना हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को। सो लेट अस से यहाँ पे आपकी स्मॉलर बॉडी है जिसका मास m और रेडियस है r। नाउ यहाँ पे आपकी क्या है, बिगर बॉडी है जिसका मास है 5m और रेडियस है आपकी 2r। नाउ आपसे बोला जा रहा था सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है आपकी 12r है। तो आप देखो यार यहाँ पे जो सरफेस से सरफेस तक की दूरी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सरफेस से सरफेस की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी 12r माइनस इसका रेडियस माइनस इसका रेडियस, तो कितना हो जाएगा आपका 9r हो जाएगा। क्या बात समझते हो आप लोग? सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी थी 12r, सरफेस से सरफेस की दूरी कितनी हो गई आपकी 9r। ओके नाउ अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन के म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। लेट अस से ये यहाँ आकर के टकरा जाते हैं। सो हम बोलेंगे टक्कर करने के लिए ये जो स्मॉलर बॉडी है इधर की साइड मूव करेगी, लार्जर बॉडी इधर की साइड मूव करेगी। सो इसने डिस्टेंस यहाँ पे लेट अस से ट्रेवल कर लिया है x और इसने यहाँ पे ट्रेवल किया होगा कितना 9r माइनस x। अब आप देखो यार ये मूव करके जा रही थी इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और ये लेफ्टवर्ड में आ रही थी तो इसको मान लेते हैं हम लोग नेगेटिव। अब कंसेप्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट बोलता है यहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी जीरो, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट से चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यार हम जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास विल नॉट डिस्प्लेस फॉर द सिस्टम, यानी कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपका डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट 0। नाउ लेट अस से बॉडी नंबर 1 हो गई, ये हो गई आपकी बॉडी नंबर 2। सिंपली यहाँ पे वैल्यू फीड करो तो देखो ये हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाइड बाई आपका डेल्टा x1 कितना हो जाएगा सिंपली पॉजिटिव x। नाउ आप देखो यहाँ पे m2 की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा आपका 5m, लेकिन यदि हम बात करें इसके डेल्टा x2 की तो आप देखो वो क्या है आपका नेगेटिव 9r माइनस x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा mx माइनस 45 mr प्लस 5 mx इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, मिल जाता है 6 mx इज इक्वल टू 45 mr। ओके m से m को कैंसिल आउट कर दो तो आप देखो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है आपकी, इट विल बी 45r डिवाइडेड बाई 6। सो फर्दर सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू हो जाएगा 7.5 टाइम्स ऑफ r। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर, तो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा 7.5r। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो दिस वर ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर सेंटर ऑफ मास। बढ़िया से इन्हें प्रैक्टिस कर लो, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल। ओके सो थैंक यू।